बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की फिजिक्स के यूनिट नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किए उसी तरीके से बेहद आसान न्यूमेरिकल्स है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज याद है तो फिर आपको ये न्यूमेरिकल्स कभी भी तंग नहीं करेंगे। ये है इसमें बात। तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा हुआ है। मैं प्रॉब्लम नंबर 1 को जरा रीड कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखा हुआ है अ रेजिस्टर आर ऑफ 20 ओम्स। अब स्टूडेंट एक रेजिस्टर की बात की है, उसकी रेजिस्टेंस आपको दे रहा है 20 ओम। तो रेजिस्टर का सिंबल आप जानते हैं कैपिटल आर होता है। उसके बाद इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर सी ऑफ 10 माइक्रोफैरेड। स्टूडेंट आपको यह भी पता है कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है जिसे हम कैपिटल सी कहते हैं, और वो हमें दे रहा है 10 माइक्रोफैरेड इन एन एसी सर्किट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। और इन दोनों को कनेक्ट किया गया सीरीज के अंदर और उसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, और उस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें बताई जा रही दैट इज 50 हर्ट्ज। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है स्टूडेंट कैलकुलेट द टोटल इंपीडेंस। तो यहां पे स्टूडेंट हमें क्या करना है, टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट इंपीडेंस का सिंबल होता है जेड, सही है ना। अब ये इंपीडेंस होती क्या है तो याद रखिएगा, बेहद आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूं जल्दी से। तो याद रखिएगा, जब भी आप रेजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो सीरीज में कनेक्ट करें चाहे वो पैरेलल में कनेक्ट करें, उसकी वजह से सर्किट में एक रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बनती है। उस टोटल रेजिस्टेंस को कहा जाता है इंपीडेंस, सही है ना। तो दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस है तो उसे कहते हैं इंपीडेंस। आई होप इट इज क्लियर, आसान जबान में समझा दिया। चले भाई, अब स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले तो माइक्रोफैरेड को आप फैरेड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है फैरेड। तो क्या हो जाएगा, माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो को हटाते तो क्या आता है एक्सपोनेंट -6। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 एक्सपोनेंट -6 फैरेड। अब सर क्या करें, सिंपल एक फॉर्मूला सुने जरा। उसमें टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है, टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है। तो टोटल इंपीडेंस हमारे पास क्या होगी, टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस इन सीरीज इज कैलकुलेटेड बाय इन सीरीज इज। तो यहां पे क्या होगी स्टूडेंट, टोटल इंपीडेंस हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, z जो होगा वो बराबर होगा किसके, अंडर रूट। अब स्टूडेंट चेक करें कौन कौन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। एक ये खुद रेजिस्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल आर। उसके बाद प्लस करेंगे इसके अंदर और दोनों पे स्क्वायर भी लगाएंगे, सही ना, स्क्वायर लगा के ऐड करेंगे। उसके बाद एक रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, सही है ना, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां पे क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या होगी, जिसको हम कहते हैं एक्ससी जो होता है वो कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सिंबल याद रखिएगा। अब सवाल क्या आता है स्टूडेंट, आप कहेंगे सर हमारे पास आर तो है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सर हमारे पास एक्ससी नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को यहां रोकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर एक्ससी क्या है भाईजान, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय। स्टूडेंट मैं ये लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल मैंने आपको बताया दैट इज एक्ससी, और उसके बाद हमें कैलकुलेट कैसे करनी है स्टूडेंट, कैलकुलेट करने के लिए बेहद आसान फॉर्मूला है इसका, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। आई होप ये फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है याद रखना आप लोगों के लिए। तो बस जल्दी से वैल्यूज को पुट करें, तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं रख दे 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस कितनी है दैट इज 10 एक्सपोनेंट -6। चले भाई, तो यहां से हमारे पास एक्स क्या निकल के आ रहा है, तो जरा कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट कैलकुलेटर से। तो यहां पे फ्रैक्शन 18.47, और हर रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ओम में मेजर करते हैं। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर, कोई मसला यहां तक नहीं है। सर एक्सी तो निकल गया, तो बस अब इस एक्सी की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स,
तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 में अब क्या हो जाएगा, तो बस हमारे पास आर की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद थी, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर कितना दिया हुआ था दैट इज 20, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद एक्सी कितना निकला है 318.47, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास Z कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट हो जाएगी स्टूडेंट। तो सबसे पहले रूट ले लें, वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 319 और 0.09 भी है, और इसका ये भी रेजिस्टेंस ही है स्टूडेंट, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल न्यूमेरिकल, बस आपको क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि जब हमें इंपीडेंस कैलकुलेट करनी होती है उसका सिंबल क्या होता है, Z होता है, और अगर सीरीज सर्किट है तो फॉर्मूला इंपीडेंस को कैलकुलेट करने का ये वाला होगा, और अगर पैरेलल है तो उसका अलग होगा। तो आगे जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा, सही है ना, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वन डिवाइड बाय कर देते हैं। तो यहां पे इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गई प्रॉब्लम नंबर 2, बेहद आसान प्रॉब्लम है, आइए जरा इसको रीड करते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है फॉर एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी। स्टूडेंट इस इंडक्टेंस से तो आप लोग पहले से ही वाकिफ है, इंडक्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल एल, और ये होती है 0.5 हेनरी, वो हमें दे रहा है। वो आगे क्या बोल रहा है, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है 100 हर्ट्ज है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। स्टूडेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं XC, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं XL। ये हमें कैलकुलेट करना है, बस इतना सा आसान सा न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय स्टूडेंट, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं XL, और इसे कैलकुलेट करना बेहद आसान होता है, 2 पाई FL। क्लियर, इतना आसान सा फॉर्मूला है। तो यहां पे अब क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, 2 पाई को तो एज इट इज रहने दें, F हमारे पास कितना दिया हुआ है दैट इज 100, और L हमें कितना दिया हुआ है दैट इज 0.5 हेनरी। तो बस यहां से हमारे पास XL क्या कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 314.159, और यूनिट क्या आएगा भाईजान, रेजिस्टेंस है ना भाईजान, तो ये क्या आएगा, ओम आएगा। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आया पढ़ते हैं प्रॉब्लम 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 3। तो आए जरा इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है इन एन आरएल सर्किट। देखिए यहां पे आरएल सर्किट से मुराद है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस होगी और एक इंडक्टर होगा। क्लियर है। तो एक आरएल सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर की वो 30 ओम है। तो रेजिस्टेंस आपको दी जा रही है 30 ओम, एंड द इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी। तो यहां पे इंडक्टेंस जिसको हम कैपिटल एल कहते हैं वो दे रहा है 0.2 हेनरी, और हमसे मांग क्या रहा है, कैलकुलेट द टोटल इंपीडेंस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रहा है 60 हर्ट्ज और कैलकुलेट करने का बोला है टोटल इंपीडेंस। तो यहां पे बस यही न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, बेहद आसान न्यूमेरिकल है। तो आए जरा इसको करते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताया इंपीडेंस होती क्या है, ये इन दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है उसे कहते हैं इंपीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस होती है। तो यहां पे अब हमें क्या करना होगा, इसकी रेजिस्टेंस आर तो हमें गिवन है, लेकिन इस इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो हमें सवाल में दी नहीं, और जब नहीं दी तो कैलकुलेट करेंगे भाई। तो यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 2 पाई FL, 2 पाई FL, इसे रट ले भाई। तो यहां पे XL इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई FL। तो 2 पाई एज इट इज, F हमारे पास 60 हर्ट्ज, L हमारे पास 0.2 हेनरी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 75.398 ओम। यहां तक की बात क्लियर है। अब स्टूडेंट टोटल इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे भाईजान, तो यहां पे सिंपल सी बात है, टोटल इंपीडेंस का फॉर्मूला वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि अभी तक पैरेलल की बात नहीं आई है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, R मतलब ये रेजिस्टेंस और इसका स्क्वायर प्लस, और इस इंडक्टिव, अगर कैपेसिटेंस होती तो कैपेसिटेंस को ऐड करते, यहां सिर्फ इंडक्टिव है तो इंडक्टिव को ऐड इसमें ऐड करके इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां तक की बात क्लियर है। चले भाई, तो Z किसके बराबर आ जाएगा भाई, Z बराबर आ जाएगा, R कितना दिया उसने, R उसने दिया 30, तो ये आ गया 30 और इसका स्क्वायर प्लस
XL कितना दिया हुआ है 75.398 और इसका स्क्वायर। तो यहां से जरा Z को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे अपना कैलकुलेटर उठाएं, तो ये हमारे पास क्या आ रही है 81.147 और यूनिट क्या होगा दैट विल बी ओम। और यहां जाके उसने हमने इस सर्किट की टोटल इंपेडेंस कैलकुलेट कर ली। आई होप कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम 4 की तरफ। तो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 4, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आया जरा इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो एक सेकंड हो गया, चले भाई क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ इन एन आरसी सर्किट द रेजिस्टेंस आर इज 50 ओम्स। तो सबसे पहले उसने रेजिस्टेंस दे दी 50 ओम और उसके बाद बता रहा है एंड द कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफेरेड। तो कैपेसिटेंस वो हमें दे रहा है 20 माइक्रोफेरेड। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो स्टूडेंट एक आरसी सर्किट है, पहले आरएल सर्किट था, अब आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगी, एक रेजिस्टेंस होगी और एक कैपेसिटर होगा। क्लियर है, इसे हम कहते हैं व्हाट, इसे हम कहते हैं आरसी सर्किट। ये मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, उसने बताया नहीं है। हम सीरीज जब वो बता नहीं रहा तो हम सीरीज में ही मान के चलेंगे ना। इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस को कहते हैं एक्सी। तो यहां पे वो हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ मांग रहा है कि भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करके दो। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल एक्स और सी। क्लियर है, एक्स सी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे माइक्रोफेरेड है तो हम क्या कर लेंगे, कैपेसिटेंस को फेरेड में कर लेंगे और फेरेड में करने के लिए क्या करेंगे, माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6। अब स्टूडेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बेहद आसान फॉर्मूला होता है। एक्स सी जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर इस सवाल में तो उसने फ्रीक्वेंसी दी नहीं। उसने नहीं दी, अब हम क्या करें। जब उसने नहीं दी तो हम अज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे स्टूडेंट। तो यहां पे नॉर्मली अगर हम अपने घर की बात करें, अपने घर के एसी की बात करें, तो वो बताते हैं कि आपके घर की जो अंदर एसी आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्ज। अब आपकी मर्जी है, आप इस सवाल में 50 यूज करना चाहते हैं 50 कर लें, 60 यूज करना चाहते हैं 60 कर लें, तो हम 60 कर लेते हैं। सही है ना। तो नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी हमारे घर में आती है वो इतनी होती है, तो हम यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते हैं 60 हर्ट्ज। आपकी मर्जी है, आप 50 हर्ट्ज यूज करना चाहते हैं कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं है। अगर सवाल में मेंशन होती तो हम वो यूज करते। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक्सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर फ्यूचर में आ जाती है तो फिर आप वो यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं 60 हर्ट्ज और उसके बाद कैपेसिटेंस कितनी है, दैट इज 20 एक्सपोनेंट -6 फेरेड। चलिए भाई स्टूडेंट, तो यहां से हमारे पास एक्सी क्या निकल के आएगा, तो आज जरा कैलकुलेट करते हैं। तो 1 डिवाइड हमारे पास आ रही है 132.62 और ये आ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ये हर रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो ये हमारे पास का यूनिट आ गया ओम और यहां जाके ये सॉल्व हो गया। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा। उसने बुक से इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमें ये नहीं पता उन्होंने कौन सी फ्रीक्वेंसी की है, और वैसे भी इतना छोटा आंसर आ रहा है तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखने पर आएगा, और जो शायद इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां हो पाएगी ना। तो इस वजह से ये आपको जो मैंने आंसर बताया ये सही है। अगर फ्यूचर में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उससे जो आंसर आएगा वो सही होगा। तो क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर। तो आए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 5। तो आए जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक एन एसी सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। एक एसी सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस वो आपको बता रहा है 40 ओम है। आगे वो बता रहा है एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 30 ओम्स, और उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम XL कहते हैं वो दे रहा है 30 ओम। और आगे लिखा हुआ है एंड अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 20 ओम। तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है और वो हमें एक्सी से डिनोट करते हैं और वो हमें दे रहा है 20 ओम। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ड्रॉ द इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करें। और दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द टोटल इंपीडेंस। तो यहां पर टोटल इंपीडेंस जिसको हम Z कहते हैं वो भी कैलकुलेट करके बताओ। अब अगर आप देखें ये कौन सा सर्किट बन रहा है, ये बन रहा है RLC सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो ऐसे सर्किट को कहा जाता है RLC सर्किट। अब RLC सर्किट के अंदर इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया स्टूडेंट। तो वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम देखते हैं
यहाँ कहलाता है ये इंपीडेंस ट्रायंगल, जिसमें यहाँ पे एक्स ये वाला हमारे पास बेस जो है वो रेजिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो है यहाँ, तो ये हमारे पास कहलाता है रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस दो है, दोनों रिएक्टेंस की बात कर रहा है ये, सही है ना। और यहाँ पे जब हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं तो ये इंपीडेंस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूले से इसकी इंपीडेंस निकलती है। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, जो हमने पिछली दफा भी निकाली थी वो भी इसी फॉर्मूले से निकाली थी। तो क्या करेंगे भाईजान, तो हमें जो टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है Z, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेहद आसान है, अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले। तो ये लगाया अंडर रूट, चले भाई। उसके बाद रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस वाली रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, और इसका क्या कर देंगे भाईजान, इसका स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे किसको सर, रिएक्टेंसेस को। सर कौन सी रिएक्टेंसेस, यहां तो दो दो है, एक कैपेसिटिव भी है और एक इंडक्टिव भी है, लेकिन याद रखिएगा यहां पे हम लोग नेट रेजिस्टेंस सॉरी नेट रिएक्टेंस को ऐड करेंगे। अब सर नेट रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देख लें जरा, ज्यादा वाली कौन है और कम वाली कौन है, तो आप कहेंगे सर ज्यादा वाली इंडक्टिव है, कम वाली कैपेसिटिव है, तो ज्यादा वाली में से जरा कम वाली को माइनस कर दें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स एल में से माइनस कर देंगे किसको, एक्स सी को, और इसका क्या कर देंगे भाईजान, स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कैलकुलेट करके बताएगा टोटल हमारे पास इंपीडेंस जो आरएलसी सर्किट में होगी। तो बस जल्दी से आपको क्या करना है, वैल्यूज को जरा प्यार से पुट कर दे इसके अंदर, तो जिंदगी एकदम क्या हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी। आर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, प्यार से रख दे इसके अंदर, और इसका स्क्वायर कर दे, प्लस एक्सएल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और एक्ससी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहां से z निकालते हैं, जरा कितना आया जल्दी से जरा, तो x हमारे 41.23, और ये भी असल में एक रेजिस्टेंस ही है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, दैट विल बी ओम। यहां जाके उसने हमने ये वाला भी न्यूमेरिकल प्यारे तरीके से सॉल्व कर लिया। आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम 6 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 6। तो आया जरा देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लग रहा है। यहां पर लिखा हुआ है इन अ सीरीज आरएल सर्किट। अब देखिए यहाँ पे छठे वाले के अंदर सिर्फ आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट से मुराद क्या है, सिर्फ और एक रेजिस्टेंस होगी और एक इंडक्टर होगा जो सीरीज में कनेक्ट है एसी सोर्स के साथ। तो यहाँ पे उसे हम कहते हैं आरएल सर्किट। बता रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस 25 ओम है, जिसको हम कैपिटल आर कहते हैं, और इस इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो हमें दे रहा है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रहा है, वो सिर्फ हमारे को क्या दे रहा है, इंडक्टेंस दे रहा है, दैट इज 0.1 हेनरी, और इंडक्टेंस को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द फेज एंगल। फेज एंगल को हम फाई भी कहते हैं, थीटा भी कहते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जो कहना चाहें कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इंपीडेंस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 हर्ट्ज, और साथ में हमें इंपीडेंस भी कैलकुलेट करनी है जिसे हम जेड कहते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी हमें दे रहा है 80 हर्ट्ज की। उसमें ये है एक आसान सा न्यूमेरिकल। उसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि हम लोग इंपीडेंस का ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास बेस में रेजिस्टेंस आ गई, परपेंडिकुलर पे हमारे पास एक्सएल आ गया, मतलब जो भी है, अगर एक्सएल है तो एक्सएल, अगर एक्ससी है तो एक्ससी, और हाइपोटेन्यूज में कौन आएगा, इंपीडेंस आएगी। ये याद रखिएगा, बड़ा काम आएगी, और ये हमारा कहलाता है फेज एंगल। चलिए भाई, ये हमारी डायग्राम है। अब हम सबसे पहले क्या करना है, फेज एंगल कैलकुलेट करना है उसने। चाहे आप फेज एंगल कैलकुलेट करने जाए, चाहे आप इंपीडेंस कैलकुलेट करने जाए, आपको आर भी पता होना चाहिए, आपको एक्सएल भी पता होना चाहिए। क्या सवाल में आपको एक्सएल दिया हुआ, नहीं ना भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। उसने सीरीज सर्किट के अंदर एक्सएल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया, दैट इज 2 पाई एफ एल। तो यहां पे जल्दी से जरा एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ कितना दिया हुआ है भाईजान, 80 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस कितनी दी हुई है, 0.1 हेनरी। तो यहां से जरा एक्सएल को कैलकुलेट करते जरा कितना आया होगा, तो जरा चेक करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, 50.265, और यूनिट क्या आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ओम ही आएगा भाईजान। तो यहां जाके हमने एक्सएल तो कैलकुलेट कर लिया, एक मतलब सॉल्व हो गया स्टूडेंट। सर अब क्या करें, अब उसने सेकंड चीज क्या बोला, फेज एंगल। तो हम यहाँ किसके लिए काम करेंगे भाईजान, फेज एंगल के लिए। फेज एंगल को हम क्या कहते हैं भाईजान, फाई भी कहते हैं, थीटा में आपकी बुक में जो लिखा हुआ वो आप देख लीजिएगा।
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप थीटा कहें या फाई, डायग्राम बना लीजिएगा और यह मेंशन कर दीजिएगा आपने फेज एंगल को फाई का है बस। तो यहाँ पे फेज एंगल को सर कैसे कैलकुलेट करें, तो आ जाए जरा इस इंपीडेंस ट्रायंगल को जरा गौर से देखें स्टूडेंट। ये फाई कैलकुलेट करना है, फाई कैलकुलेट करना है और आपको क्या क्या पता है, आपको पता है एक्सएल भी पता है और आपको आर भी पता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें ये ट्रायंगल एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और ये कौन है, बेस। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो बेस, तो आप कहेंगे सर tan थीटा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हाँ भाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमें पता है फेज एंगल जो होता है ना वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हम जानते हैं tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा वो असल में बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, एक्सएल, और बेस कौन है, कैपिटल आर। चले भाई यहां तक की बात क्लियर, हमें सिर्फ थीटा चाहिए। अच्छा यहाँ थीटा के बजाय फाई लिखें, सही है ना, फाई लिखें। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई किसके बराबर आ जाएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा tan को उधर भेजें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और एक्सएल कितना निकाला, दैट इज 50.265, और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई भाई 25। तो जरा इसको डिवाइड करेंगे और इसका इनवर्स लेंगे तो बस हमारे पास फेज एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। तो भाई जरा कैलकुलेटर उठाएं जरा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, फेज एंगल आ गया 63.55 डिग्री। तो यहां से स्टूडेंट फेज एंगल आ गया। अब सर दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, दूसरी चीज हमें इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है, और आरएल सर्किट की इंपीडेंस का तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता चुका हूं, इसे हम लोग पाइथागोरस थोड़ी लगाएंगे यहाँ पर बैठ के ना। तो फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा दिया है। फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंपीडेंस, मतलब हम यहाँ z के लिए काम कर रहे हैं तो z हमारे को कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, z जो है इंपीडेंस जो है इन आर एल सर्किट के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, दो रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास आर है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास कौन है, एक्सएल है, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से z कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा मैं देखूं कि नजर आ रहा है, तो आप बोले सर आप तो कराए जा रहे हैं कि हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, चले भाई बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर कितना दिया हुआ भाई 25, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, प्लस एक्सएल कितना निकाला, दैट इज 50.265। ये शायद आपको नजर ना आ रहा हो आगेगा, मैं भी दिखा देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको मैं सही कर लेता हूं। 56.138, और ये भी रेजिस्टेंस है तो इसे हम क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। और यहां जाके स्टूडेंट ये प्यारा सा न्यूमेरिकल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, हर एक प्रॉब्लम क्लियर है। तो आया पढ़ते हैं प्रॉब्लम 7 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 7, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आज जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ इन अ पैरेलल आरसी सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरेलल आरसी सर्किट की बात कर रहा है। द रेजिस्टेंस आर इज 60 ओम्स, तो रेजिस्टेंस आर दी हुई है हमें 60 ओम्स। आगे लिखा हुआ है एंड द कैपेसिटेंस इज 30 माइक्रोफैरेड, तो कैपेसिटेंस वो हमें दे रहा है 30 माइक्रोफैरेड, और आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है कैपेसिटेंस का, फैरेड होता है। तो माइक्रो हटाएंगे, प्रीफिक्स हटाएंगे तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट -6। चलो बेहतरीन हो गई बात यहां तक की। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। तो टोटल करंट हमें निकालना सर्किट में कितना है, जिसको मैंने आई कह दिया, और वो बोल रहा है उस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 120 हर्ट्ज, और साथ में उसने वोल्टेज को गलती से रेड करके 60 वोल्ट लिख दिया। वो हमारा आंसर नहीं है, वो हमें यूज करना है इसमें। तो 60 वोल्ट उसने वोल्टेज दिया हुआ है, हमें आई निकालना है। उसने आई हमें सवाल में आंसर दिया ही नहीं है इसमें, तो आप छोड़ दें फिलहाल उसको, हम निकाल लेंगे आंसर। तो ये हमारा डेटा था। अब डायग्राम को चेक करिएगा स्टूडेंट, एक सीरीज है, मतलब ये हमारे पास जो आरसी सर्किट होता है उसका मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, इन दोनों को पैरेलल में उसने कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ, तो इसे हम कहते हैं आरसी पैरेलल सर्किट। चले भाई अब हमें क्या करना है, आई निकालना है। सबसे पहले आप ये सोचे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट आई, तो आप कहेंगे सर ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, है ना। लेकिन कब, जब डीसी होती है ना, डीसी चीज कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त एक ही रेजिस्टेंस होती है सर्किट में, सिर्फ आर। लेकिन जब हम एसी से कनेक्ट करते हैं तो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है ना। तो यहां पे हमें टोटल रेजिस्टेंस रखनी होगी, तो इसको अगर हम आई के लिए अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, V डिवाइडेड बाय आर। लेकिन हमारी एसी सोर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं इंपीडेंस। तो इसका मतलब आई का फॉर्मूला क्या बन गया, तो आप बोलेंगे टोटल करंट
फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z। ये Z क्या है, आप बोलेंगे सर इंपिडेंस है, टोटल इंपिडेंस है। चले भाई यहां तक की बात क्लियर। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि सर आपसे आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या इंपिडेंस पता है, आप बोलेंगे सर नहीं, निकालनी पड़ेगी। और पैरेलल के अंदर इंपिडेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है, सीरीज में अलग है, थोड़ा सा फर्क है। तो सीरीज में या पैरेलल जिसमें भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इंपिडेंस, तो आपको दो चीजें, वो रेजिस्टेंसेस पता होनी चाहिए जो सर्किट को ऑफर हो रही है। कौन कौन सी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, एक कैपिटल आर वो तो पता है, लेकिन हमें एक्सी नहीं पता, जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करी। फॉर्मूला वही है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफसी। 2 पाई अपनी जगह पर, फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस 30 एक्सपोनेंट माइनस 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ गया 44.209 ओम। इसे मैंने खुद नहीं करवाया, मैंने बोला कि ये इतनी दफा कैलकुलेट कर लिया है, बोर हो जाएंगे थोड़ा सा, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये तो हो गया। अब सर ये तो आ गई, अब फॉर्मूला बता दे जरा कि टोटल इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा इन पैरेलल आरसी सर्किट के अंदर। तो आज जरा देख लेते हैं। उसमें याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 ओवर, क्योंकि जब उस वक्त हम कैलकुलेट करते थे सीरीज में तो सिर्फ जेड आता था, यहां रेसिप्रोकल होके आएगी हर चीज। तो 1 ओवर जेड जो होगा वो बराबर होगा किसके, अंडर रूट, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, अंडर रूट 1 ओवर जेड, सॉरी यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस कौन है, आर, तो 1 ओवर आर का स्क्वायर प्लस दूसरी रेजिस्टेंस कौन है, दूसरी रेजिस्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं एक्सी और इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जब हम पैरेलल में होते हैं, और जब सीरीज में होते हैं तो सिंपल सा ऊपर रहते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा फर्क आया, ये आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, चले भाई। तो जल्दी से स्टूडेंट जरा आगे देखें, जल्दी जल्दी वैल्यूज को पुट करें। तो क्या बन जाएगी भाई, 1 ओवर जेड अपनी जगह पे रखें इसको, 1 ओवर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर आर, कितना दिया हुआ भाई, आर दिया हुआ है 60, और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 1 ओवर एक्सी कितना दिया हुआ है 44.209, और इसका भी क्या कर लेंगे भाईजान, इसका भी कर लेंगे स्क्वायर। अब जरा कैलकुलेट करते हैं कि 1 ओवर जेड कितना आया, 1 ओवर जेड कितना है। चले भाई यहां पर कैलकुलेटर उठा लें, तो ये आ रही है हमारे पास 0.028। क्या ये z आ गया, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, z थोड़ी आया, 1 ओवर z आया। अब z कैसे निकालेंगे, z निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां भेज देंगे, इसको वहां भेज देंगे, तो z किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.028, और 1 को जब 0.028 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 35.71, और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी ओम। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर, जिंदगी एकदम आसान है। चले मैं इसको अगले स्टेप में लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए। तो z इज इक्वल टू क्या होगा 35.711 और ओम। तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास z आ गया, इंपीडेंस आ गई। चले भाई बेहतरीन हो गई कहानी। अब सर हमारे पास इंपीडेंस आ गई, अब हमारी जिंदगी खुशगवार हो गई, जिंदगी खुशगवार हो गई। चले भाई अब z की वैल्यू को जरा इसमें रख दें, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 में प्यार से जरा इसकी वैल्यू तो रखें। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है भाई, वोल्टेज दिया हुआ है 60, और Z कितना दिया हुआ है 35, हमने कैलकुलेट किया 35.711। तो यहां से करंट निकल के आ गया स्टूडेंट, जरा कैलकुलेटर उठाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, हमारे पास 1.680, और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी एम्पियर। और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। आई होप कि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम 8 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 8, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है। क्या कहता है जरा सुनते हैं इसकी बात। कह रहा है इन एन आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट क्या होगा कोई पूछेगा आपसे, तो आप फौरन जवाब देंगे एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस होगी, जिसमें आपको इंडक्टर मिलेगा, जिसमें आपको कैपेसिटर मिलेगा, तीनों चीजें मिलेंगी। तो उस सर्किट को जब हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है आरएलसी सर्किट, है ना। तो यहाँ पे हम हमारे को उसको आरएलसी सर्किट कहते हैं। वो सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी, वो उसने हमें नहीं बताया, शायद काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस आर इज 50 ओम्स, तो रेजिस्टेंस हमें दे रहा है 50 ओम्स, और उसके बाद वो बोल रहा है इंडक्टेंस भी दे रहा है हमारे को, जिसको हम कैपिटल एल कहते हैं, एंड दैट इज 0.1 हेनरी, एंड द कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस भी दे रहा है जिसको हम कैपिटल सी कहते हैं, एंड दैट इज 50 माइक्रोफेरेड, और आगे कह रहा है कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, आई होप कि ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं जल्दी से बता देता हूं। उससे पहले आप ये देख लें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, एफ नॉट, नीचे नॉट लग जाता है तो इससे हमें पता चलता है दिस इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे डेटा कंप्लीट है। माइक्रोफेरेड को हम क्या कर लेंगे, फेरेड में कन्वर्ट कर लेंगे, माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास फेरेड। अब जरा यहाँ पे जल्दी से देख लें, ग्राफ आपकी बुक में मेंशन हुआ है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे करंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट हो जाएगा। इस जिस पॉइंट पर मैक्सिमम करंट होगा, उस पॉइंट पर आपको जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उससे कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात, उसको कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम करंट जहां पे आपको मिला उस पॉइंट पे आपने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी देखी, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके पास एक्ससी जो है वो एक्सएल के बराबर होता है। एक्ससी का मतलब क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। तो एक्ससी का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफसी, एक्सएल का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई एफएल है। तो यहां से 2 पाई मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा तो 2 टू द 4 5 स्क्वायर हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई वहां जाके सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ इंटू एफ नोट क्या होगा, एफ नोट का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, उसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आया 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, इसको अभी मैं डिटेल इंशाल्लाह जब बताऊंगा, जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ नॉट कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो बस जल्दी से बस वैल्यूज को पुट करें और जिंदगी को आसान कर लें। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल हमें कितना दिया हुआ है 0.1, और कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है 50 एक्सपोनेंट -6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एफ नॉट। हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, कितना आ रहा है जरा जल्दी से चेक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1.176 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, दैट इज हर्ट्ज। एक दफा चेक कर लूं, 71.176 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने ये आसान सा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। आई होप के ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो आज की ये वीडियो हम यही एंड करता हूं मैं स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।